हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ मौर्य भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ये वाला चैप्टर पता है आपको क्लियर समझ नहीं आने वाला है। ये चैप्टर 4th है और 3rd चैप्टर था मौर्यकालीन, मौर्य डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। सो आपको 3rd चैप्टर, इवन 1st, 2nd, 3rd चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर न्यू है सो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 4। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां कैसे कैसे हुई थी। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना निमंत्रण स्थापित कर लिए। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण, गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटाकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोग वंश ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्ति कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरूच विदिशा कहाँ पर है? विदिशा भरूच एमपी में है। ठीक है, एमपी में भरूच है। कनिंघम ने इसका खोज किए थे। बोध गया बिहार में है। जगयपेट आंध्र प्रदेश में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में। खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी जो है वो उड़ीसा में है। भांजा पुणे के निकट है और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। सबसे पहले देखिए भरूच के बारे में। ये भरूच की यक्षिणी है। भरूच की यक्षिणी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा भरूच के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है भरूच। मौर्य डायनेस्टी का ये भरूच भी माना जाता है। सुंग डायनेस्टी का, सॉरी, सुंग काल का। मौर्य काल का तो सांची है। भरूच की खोज कब हुई थी? इंपॉर्टेंट टास्क है, पूछा जाता है हमेशा। और किसने खोज की? 1873 में कनिंघम ने। देखिए कनिंघम ने 1878 में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कराया था। उससे पहले 1873 में इन्होंने भरूच की खोज किए थे, भरूच के स्तूप का। इसका व्यास कितना है भरूच के स्तूप का? 68 फीट व्यास है और 4 तोरण द्वार हैं। सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और ये यहाँ की यक्षिणी है। भरूच की यक्षिणी काफी फेमस रही है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भरूच में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घकार लंबी हैं। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है। दैट मीन्स रिलीफ में बनाई गई है। रिलीफ में कम उभार है, जिस तरह से आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। देख रहे हैं, सरफेस पर थोड़े रिलीफ फॉर्म में कंपोज्ड किया गया है। लेकिन रेखीयता का ध्यान रखा गया है। काफी अच्छे से उसको स्केचिंग में, रिलीफ फॉर्म में कैप्चर किया गया है। आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं है, थोड़ी उभरी हुई हैं, इसीलिए तो इसे रिलीफ कहा जा रहा है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयाम का भ्रम एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्ट मुख्य मुख्य घटनाओं को चुनाव से बढ़ गई है। भरूच में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी
चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों को जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में, खास तौर पर बाद वाले समय में, हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकालना या दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं और पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा था और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगता था। भरहुत, बौद्ध गया, सांची स्तूप और जगपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है। भरहुत की आख्यान रिलीफ से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान रिलीफ में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी महादेवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी के ऊपर से उतरकर महारानी देवी की कोर गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार, स्टोरीज को जो डिपिक्ट किया गया है, आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को कवच दिए थे कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। ठीक है, ये पिक्चर देखिए। ये जो सर्कल में बना हुआ है ये भी जातक भरहुत से मिला है। और महारानी माया का स्वप्न देखिए, कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इनको लेटे हुए, ऊपर हाथी है, एलिफेंट, यहाँ पर भी एक फिगर्स है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा भी पिक्चर जब भी एग्जाम में आए तो समझ जाइएगा महारानी माया का स्वप्न भरहुत से मिला हुआ है। लेकिन जब राजा हिरण के
राजा जब हिरन की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरन ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-त्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केस सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं। सांची का स्तूप। सांची जो है मौर्य डायनेस्टी का है और एमपी में है, रायसेन जिला में है और सर रायलेट ने इसकी खोज किए थे। मूर्तिकला के विकास के अलग चरण को सांची के स्तूप प्रथम मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वैनगी स्थान में पाई जाने वाली मूर्तियों में देखी जा सकती हैं। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप फर्स्ट में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पद, इसके 4 तोरण द्वार हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं, काफी डेकोरेटिव हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभरा हुआ दिखाया गया है और पूर्ण अंतराल में भरा हुआ, जो अंतराल सरफेस है वो भी पूरा भरा हुआ दिखाया गया है। हाव भाव और शारीरिक मुद्रा का प्रस्तुतिकरण संभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है। सिर काफी उठे हुए हैं, भारी रेखाओं की कठोरता, अनम्यता कम हो गई, आकृतियों को गति दे दी गई, आख्यान में विस्तार आ गया है, उकेरने की टेक्निक भरहूत की तुलना की गई। देखिए ये है स्तूपास। सीक्वेंस पूछा जाता है स्तूप का। सबसे पहले बनता है मेधी, उसके बाद अंडभाग, ये मेधी है, फिर ये अंडभाग बन जाता है, फिर ये हर्मिका है, ये हर्मिका है, ठीक है, और इसके ऊपर है यष्टि, इसे यष्टि कहते हैं, और फिर इसके ऊपर ही छत्रावली, इस तरह से छत्रावली बनाया जाता है। मेधी, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, फिर छत्रावली, देन प्रदक्षिणा पद, तोरण द्वार। क्लियर हो गया? वेदिका, मेधी, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, प्रदक्षिणा पद। अगर पूछा जाए तोरण द्वार कितने थे तो टोटल 4 तोरण द्वार थे, 1 2 3 एंड दिस वन 4। इसका डायरेक्शन भी नहीं भूलना है, इवन इसका सीक्वेंस नहीं भूलना है, सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है क्या, ये स्तूप क्या है, तो स्तूप जो है वो बुद्धा का ग्रेव, जिसे कब्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इनके अवशेष रखे हुए होते थे हर्मिका में। बुद्ध के मृत्यु के बाद ये स्तूपास बने थे और ये हर्मिका में उनके अवशेष रखे जाते थे। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी पता होना चाहिए, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। में अधिक उन्नति प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप प्रथम में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिया गया, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटे अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरलता तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक
आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। देखिए यह है उत्कीर्ण कृति सांची की। हाथी पे देखिए कैसे दिखाया गया है। एलिफेंट को भी देखिए कितना डेकोरेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि उनके रूपाकृति यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर होता है, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। मथुरा, सारनाथ एवं गांधारा। मथुरा, सारनाथ एवं गांधारा ईसा से पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गांधारा अब पाकिस्तान में, व मथुरा और दक्षिण भारत में वैनगी आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधारा में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधारा की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, पंजाब में संघोल स्थान पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। देखिए संघोल कहाँ पर है, तो पंजाब में। जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, संघोल कहाँ पर है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं, यक्षों की आकृतियां आरंभिक मूर्तियां जैसी बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनान शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली भी मूर्तियां एवं चित्र बने हैं। पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। कनिष्क की मूर्ति के बारे में हमेशा पूछा जाता है, मथुरा से मिली हुई है। जैन तीर्थंकरों और सम्राट के विशेष कर रहे हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखालिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु एवं शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया, उनमें मांसलता दिखाई गई है, मसल्स वगैरह दिखाए गए हैं। एक ये भी मूर्ति है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जंगले के भाग संघोल से मिली है, जंगले के भाग काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी स्कल्पचर। और ये वाला तो आपने देख लिया है। उत्कीर्ण आकृतियां स्तूप फर्स्ट से मिली हुई हैं सांची के। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में पाई गई हैं। ईसा से दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषयाशक्ति केंद्रीयता आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मार्शल्स हो गई। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंत दशकों में विशालता और मांसलता में और कमी कर दी गई और मांसलता
में अधिक कसाव आ गया था। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं व 6वीं शताब्दी में वस्त्रों के प्रतिमाओं को परिमाण आकार में ही शामिल कर दिया गया था। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की परादृश्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण संप्रदायों घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ, कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। ध्यानस्थ बुद्ध गांधार 3री शताब्दी का है और बोधिसत्व गांधार 5वीं शताब्दी का है। सिरे के चारों ओर आभा मंडल, देखिए आभा मंडल और प्रभा मंडल का भी स्टार्टिंग होता है गांधारा शैली से, और आभा मंडल प्रभा मंडल कहाँ किसे जाता है, तो ये देखिए ये जो बुद्धास के पीछे इस तरह का आप शेप देख रहे हैं सर्कल में, इसे ही आभा मंडल कहा जाता है। और ये देन जो है वो गांधारा शैली की देन है। दोनों स्टैचू में देखने को आपको मिल जाएगा। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम है। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। किसका स्तूप है? देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यपूर्ण बनी रही। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वैली क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जगपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलुरो, नागार्जुन कोंडा, गौली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थीं, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप, जो गुंबद बनाए गए हैं, गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। ये उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप के त्वरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन के घटनाएं, जिन्हें बोलते हैं जातक कथाएं, जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती में स्तूप, ये पिक्चर देखिए, स्तूप पटल अमरावती 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और स्तूप के बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण, ये दोनों अमरावती के हैं, फेमस। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह का पिक्चर आ जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कि ये अमरावती का है। ये बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है और ये स्तूप पटल में।
3 शताब्दी के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से भी दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर के 3 भंगिमाएं, त्रिभंगी रूप। और कितने भंग होते हैं? टोटल होते हैं 4: भंग, अभंग, त्रिभंग और लास्ट होता है अतिभंग। ठीक है, अगर भंग पूछे जाए कितने होते हैं तो 4 होते हैं। भंग में एक, बस कोई एक डायरेक्शन मूव होता है और अभंग में थोड़ा 1 से 2, और त्रिभंग में 3 डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है, और अतिभंग में किसी भी तरह से जैसे डांसिंग पोजीशन में मूव कर सकते हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं के संयोजन अधिक जटिल हैं। रेखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाएं उद्देश्यों में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमि कैसी भी रही हो, आख्यानों के चित्रण बहुलता से किए गए हैं। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता है। जन्म की घटना को प्रस्तुतिकरण में महारानी महादेवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। बुद्ध की मदर थी महारानी माया देवी। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हुई हैं और संयोजन के ऊपर के भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी महादेवी के स्वप्न के प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्भिद में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया था या फिर चित्रित किया जाता था। ये पिक्चर देखिए, नागार्जुन कोंडा का फलक है, काफी इंपॉर्टेंट है नागार्जुन कोंडा फलक। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की अर्धवृत्त प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफल पाए गए, जो स्वाभाविक और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती हैं। अमरावती नागार्जुन कोंडा गुंटूरपल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध के स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुट्टापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा जो एलूरू के पास स्थित है। यह छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अमरावती नागार्जुन कोंडा के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए अमरावती स्तूप। अमरावती का स्तूप है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस टाइम ड्यूरेशन का रहा है।
सातवाहना काल का अमरावती का स्तूप है, संगमरमर से निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्माण जो हुआ है वो संगमरमर से हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हीनयाना और महायाना फुल फिगर्स बुद्धा के दोनों तरह से मिले हुए हैं। 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इसका खोज किए थे। कृष्णा नदी के किनारे है। गांधारा कला का प्रभाव देखने को मिल जाता है अमरावती के स्तूप में। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा का भी स्तूप आंध्र प्रदेश में ही है। हल्के काले रंग या मुलायम चूना पत्थर से बनाया गया है और इसमें इंडो ग्रीक और हेलेनिस्टिक का प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी कृष्णा नदी के किनारे है। और नागार्जुन कोंडा का जो स्तूप है उसको लॉन्ग हर्ट्स ने इसका उत्खनन कराए थे 1926 टाइम ड्यूरेशन में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नती जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसमें अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण के अर्थ यह नहीं होता कि वह संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहारा आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार एप्सिडल चैत्य पूछा जाता है हमेशा। गज पृष्ठाकार दैट मीन्स एप्सिडल प्लान चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है जो कि एक साधारण देवालय है जिसके आगे स्तंभ बने हुए हैं और पीछे एक छोटा सा कक्ष है। इसी प्रकार गुड्डापल्ली के रचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वरा, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय, बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिमी भारतीय गुफाएं। अब देख लेते हैं पश्चिमी भारतीय गुफाएं कौन कौन सी रही हैं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। गज पृष्ठाकार मेहराब, देखिए चैत्य हॉल है, चैत्य हॉल कार्ले का है और अधूरी निर्मित गुफा कन्हेरी और कार्ले दोनों इंपॉर्टेंट है। ये चैत्य कक्ष है कार्ले का, पर्सपेक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अधूरी निर्मित गुफा है कन्हेरी गुफा। चैत्य कक्ष जो अजंता पिथलकोहा भाजा में पाए जाते हैं। गज पृष्ठाकार मेहराब, छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाने नादसर में मिलते हैं और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है जैसे कि महाराष्ट्र के कोडीवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता है तथा
सामने का जो फ्रंट का व्यू होता है वो ओपन होता है, जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता है। मोहरा कैसा होता था? लकड़ी का बना होता था। और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मिहराब पाए जाते हैं, जैसे कि कोंडिवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर स्तूप बनना आम बात था। ये देख लीजिए, नासिक के गुफा नंबर 3 का है ये व्यू। नासिक के गुफा नंबर 3। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मिहराब पाए जाते हैं, जैसे कि कोंडिवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर स्तूप बनना आम बात है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज गज पृष्ठ मिहराब। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में कैसे बनाए गए थे? गज पृष्ठ मिहराब इस तरह से बनाए गए थे। स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसे कि अजंता की गुफा नंबर 9। अजंता की गुफा नंबर 9 को हीनायान और महायान दोनों श्रेणी में रखा जाता है, देखने को मिलता है। और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पदरी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के यक्ष कक्ष परिवर्तित काल के भी पाए जाते हैं। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। सबसे बड़ा कक्ष कहाँ देखने को मिल जाएगा? कार्ला में। गुफा की योजना में पहले दो खंभों वाला खुला सहन है। वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार भी बनी हुई है। फिर एक बरामदा मोहरों के रूप में पत्थर की पतरी दीवार है। एक खंबे पर टिकी गजपृष्ठ छत वाला चैत्य कक्ष और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना हुआ है। कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्य और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसलिए इसमें समय समय पर संपर्क किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट लाइन है, इस गुफा के भीतरी भाग पर संपूर्ण निर्मित कार्य के साथ नहीं किया गया था, इसलिए इसकी झलक दिखाई देती है। आगे चलकर चतुर्कोष्ठ चपटी छत वाले शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यह डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहां तक विहार का सवाल है, ये सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैं, देख लेते हैं। देखिए, ये है चैत्य गुफा भाजका। कितना प्यारा सा लग रहा है ना। देखिए, गज पृष्ठाकार इसे ही बोलते हैं, जो इस तरह से मूव है ना, ये गज पृष्ठाकार शेप में मेहराब द्वार बनाए जाते थे। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य की मेहराब और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिकार डिजाइनों को सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया था।
नासिक के गुफा संख्या 3, 10 और 17 के मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक के विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई हैं, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। क्या हो गया? चैत्य विहार हो गया। ठीक है। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूप में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं के सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, इंग्रेव की गई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। पूछा जाता है कन्हेरी में कितनी गुफाएं? 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पितलखोआ, एलोरा, नासिक, भाजा, जुन्नार, कार्ले, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा, कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। नेक्स्ट है अजंता केव। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पूछा जाता है कहाँ पर है इसका लोकेशन, और वहाँ भूसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। देखिए पहले 29 केव थी, अब हो गई हैं 30 केव। कैसे 30 केव हुई? क्योंकि 15 करके एक गुफा मिली, 15 करके मिली तो पूरे 30 गुफाएं हो गई हैं, 30 गुफाएं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व से दूसरी या पहली शताब्दी गुफा संख्या 10, 9। परवर्ती चरण यानी ईसा से 5वीं शताब्दी 19, गुफा नंबर 19, 26। इसमें बड़े बड़े चैत्य और विहारा हैं। चैत्य जो है वो 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य है। बाकी जितने गुफा बसते हैं वो सारे विहारा हो जाते हैं। ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिम दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। दिस वन इज अजंता केव। पिक्चर देखकर तो ऑफ कोर्स आप लोग पहचान गए होंगे, अजंता केव तो सभी ने देखा हुआ है बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है गुफा संख्या 2 के बरामदे से उत्कीर्ण फलक अजंता से मिली हुई है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की है। ठीक है। उसके बाद गुफा संख्या 11, 15, 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। चैत्य गुफा संख्या 19, 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों को सजाया गया है। वे गजपृष्ठ तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा नंबर 26 बहुत बड़ी है। गुफा नंबर 26 बहुत बड़ी गुफा है। भीतर के संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है, और उन्हें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण। शेष सभी गुफाएं विहारा चैत्य किस्म की हैं। चैत्य और विहारा है, और हीनायान और महायान है। ये देखिए, ये पिक्चर है।
बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र गुफा नंबर 17 से पूछा जाता है हमेशा। राहुल समर्पण या फिर माता पुत्र, मतलब राहुल को उनकी माँ भेंट दे रही हैं अपने हस्बैंड को, बुद्ध को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उनमें खंभों वाले बरामदे, खंभों वाले मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हुए हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध के मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है। कुछ विहारा जो है वो इनकम्प्लीटेड भी हैं, जैसे 5, 14, 23, 24 ये गुफा इनकम्प्लीट है। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव गुफा संख्या 16 संरक्षक जो वाकाटाका नरेश हरिसेन के प्रधानमंत्री थे। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 व 20 के संरक्षण जो उस क्षेत्र के स्थानीय शासक वाकाटाका नरेश हरिसेन के सामंत था, तथा बुद्ध भद्र गुफा नंबर 26 के संरक्षण। ये वाला पेंटिंग तो आपको कभी नहीं भूलना है, राहुल समर्पण। एक बार और पिक्चर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे भी पहचान गए होंगे, केव नंबर 17 का अप्सरा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। और मथुरा दास गुफा संख्या 4 के संरक्षण के नाम उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। 6 गुफा में आज भी सेव हैं चित्र। 1 to 9, 10, 16, 17। 1 2 है, 16, 17 है और 9, 10 भी इंक्लूड कर लीजिए। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा से 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिलाया गया है, जिसमें चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भरी हुई हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 9, 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ईसा से प्रथम शताब्दी की हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियां संभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ा कर अलंकृत किए हुए रंगी गई हैं, कलरफुल। केव नंबर 17 का अप्सरा आपको नहीं भूलना है। केव नंबर 17 का राहुल समर्पण और दिस वन इज चित्रित छत गुफा नंबर 10 का है। जूम कर लेती हूँ, देख लीजिए। ये चित्रित छत है गुफा नंबर 10 का, अजंता की गुफा नंबर 10। अजंता की गुफा नंबर 9 का है ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग है महाजनक जातक फलक का हिस्सा, अजंता की गुफा नंबर 1। कितना प्यारा सा कलर्स चूज किया गया है। महाजनक जातक पूछा गया है, महाजनक जातक के बारे में। अजंता की गुफा नंबर 1 का है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियां का नियोजन किया गया। अच्छा देखिए, क्षैतिज रेखा का भी यूज किया गया है।
भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। मीन्स जो पेंटिंग्स बनाया जाता है उसी के साथ साथ स्कल्पचर भी रेडी किए जा रहे थे। पगड़ी के आगे की गांठ उसी प्रकार की आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में, जैसे जैसे मूर्तियों में रिप्रेजेंट किया गया वैसे वैसे पेंटिंग्स में भी। तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार के भी चित्रित किए गए। दूसरे चरण में अजंता का अध्ययन गुफा संख्या 10 और 9 की दीवारों व स्तंभों पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं के निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। आगे चलकर अगले चरण के चित्र प्रमुखतः गुफा संख्या 16, 17, 1 व 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। चित्र निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे कंडीशंस में अभी भी है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उसमें से कुछ ही शेष रह गए हैं, बाकी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंग जैसे भूरे, पीलापन लिए हुए भूरे, हरित और पीले आदि का यूज किया गया है, जो भिन्न प्रकार के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अजंता के गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों को सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली है। आकृति संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। अजंता के गुफा नंबर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड के चित्र शलीके से बने हुए हैं, काफी अच्छे फॉर्म में मिले हैं, स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्ति से सामंजस्य रखते हैं। अच्छा ये बताइए 1 और 2 के जो पेंटिंग्स हैं वो कैसे सेव हैं? देखिए सबसे पुरानी गुफा है वो 9-10 है, फिर 16-17 है, और सबसे लेटेस्ट जो नवीन गुफा है वो 1-2 है। तो यहाँ के जो पेंटिंग्स है वो सेफली अच्छे से मिले हुए हैं। वस्तु का संयोजन सामान्य है। आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु एवं विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्ध निम्न लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारी के भिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मक एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं और बढ़ा चढ़ाकर न बनाए गए चेहरे का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेंटिंग नहीं, जो नेचुरल है वो नेचुरल बनाई गई है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक, प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छंदंत जातक की कथा आरंभिक कुल गुफा नंबर 10 से मिली है। देखिए गुफा नंबर 10 की छंदन जातक बहुत फेमस है, इवन 17 से भी मिली है, लेकिन 10 वाली ज्यादा फेमस है। विस्तार पूर्वक चित्रित किया गया है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को
राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 का छंदंत का दृश्य पूरी सतह पाली पाठ के अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 वही प्रसंग भिन्न रूप से चित्रित किया जाता है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपानी और वज्रपानी की आकृतियां अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। ये दोनों बहुत फेमस है। प्रांगण कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 से एलोरा के मिला है ये हाथी। और बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष अजंता के गुफा नंबर 10 का है। दोनों पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन वे गुफा संख्या 1 सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित है। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां व्यंग्य की प्रतिमाएं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है एलोरा। अजंता कंप्लीट हो गया, अब एलोरा के बारे में देख लेते हैं, उसके फेमस मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर और पेंटिंग। स्कल्पचर ही ज्यादा मिला है एलोरा से। एलोरा को 3 भागों में बांटा गया था ना, यहाँ पे 3 रिलीजियस से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण। टोटल 34 केव्स थे, 34 गुफाएं। 1 से 12 नंबर तक है बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 है ब्राह्मण धर्म से संबंधित और 30 से 34 जो है वो है जैन धर्म से संबंधित। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है एलोरा। ये अजंता से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों धर्मों के 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यह एक ऐसा अनुपम स्थल है जहां ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन का एक साथ यहाँ पे भवन एक साथ पाए गए हैं। गजासुर वध अजंता के गुफा नंबर 15 है। और गुफा नंबर 15 कौन सा था? दशावतार। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक 3 भिन्न भिन्न धर्म मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं दो धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं हैं। अजंता में कितनी मंजिली गुफाएं हैं? 2 मंजिली गुफाएं हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं। ठीक है, अजंता में 2 मंजिल है, 2 फ्लोर है, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स है और एलोरा में 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स नहीं, केव है, गुफा है। वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है कि ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पद्मपाणि और वज्रपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंग रक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक तिमंजिरी गुफा है। गुफा संख्या 1 कैसी गुफा है? तिमंजिरी गुफा है। उसमें तारा अवलोकितेश्वरा, मंजूषी, बुद्धोक और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ
अमोघ सिद्धि, वज्रसत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिल गुफा यानी गुफा संख्या 14 स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे, और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्रह्माणी गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित है, शिव को समर्पित अर्थात शैव धर्म को समर्पित है, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, गुफा नंबर 16 का है, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एलोरा का ये स्कल्पचर। दूसरा है अंधकासुर वध, कल्याण सुंदरम जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो कि चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जाता है। गुफा संख्या 16 कैलाश लोनी कहा जाता है। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा नंबर 29 जो 29 केव नंबर है, योजना की मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा नंबर 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशील की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बाग जिसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किए थे। बौद्ध भित्ति चित्रण वाली बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में मुख्यतः 97 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहना काल में बनाई गई थी। ठीक है, किस काल में? सातवाहना काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं के निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख बाघिनी नामक मौसमी नदी की तरह है। आज मूल यहाँ पर 9 गुफाएं में केवल 5 गुफा बची हुई है। टोटल 9 केव्स थे, उसमें से 5 केव्स अभी सेव हैं। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, 5 गुफा सेव हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार हैं। पता है, जो बाकी गुफा है वो सारी विहारा केव हैं। चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। इसमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा नंबर 4 है, जिसमें आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल दैट मीन्स हॉल ऑफ कलर के नेम से जाना जाता है गुफा नंबर 4 को। गुफा संख्या 2, 3, 5, 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे प्लास्टर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था। इनमें सबसे सुंदर
चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदों के दीवारों पर चित्र अवेलेबल हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो इसलिए 1982 के टाइम ड्यूरेशन में चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित कर दिया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। एलिफेंटा का गुफा द्वार है। एलिफेंटा गुफा द्वार है। ये है एलिफेंटा केव। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बहुत फेमस है एलिफेंटा केव। इवन एलिफेंटा की महेश मूर्ति बड़ी फेमस है। महेश मूर्ति, उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके पिक्चर के साथ। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एलिफेंटा का। एलिफेंटा एवं अन्य स्थल। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, धर्म पूछा जाता है, शैव धर्म से संबंधित है। टोटल 9 मूर्ति मिली है शिव की। ये गुफाएं एलोरा के समकालीन हैं। ये गुफाएं किसके समकालीन है? एलिफेंटा एलोरा के समकालीन है। इसलिए प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होते हैं। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, मुख्य रूप से बादामी, ऐहोल में तथा आंध्र प्रदेश के विजयगढ़ क्षेत्र और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण के मुख्यतः महाबलीपुरम में भी पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले ऐतिहासिक कला में वह जनता के सामुदायिक संरक्षण में अधिक फली फूली थी, अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन हो गया, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। उनमें यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्ति कला की परंपरा के साथ साथ समांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक आकृतियां भिन्न भिन्न छोटे छोटे आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटे छोटे धार्मिक आकृतियां और कुछ विश्वास के आधार पर काष्ठों तथा पीड़ाओं को निर्माण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां, मिनिएचर स्कल्प्टर्स हैं। पूर्वी भारत की परंपरा गुफा। गुफा परंपरा पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेष आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूर जिले में स्थित गुट्टापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ था। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बहुत फेमस रही है, इसके बारे में देख लेंगे, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहां स्तूप, विहार, गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुट्टापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिम भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफा छोटी है। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ। अधिक छोटे होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हुई हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराब द्वार बनाई गई हैं। मेहराबदार जो बिना बड़े कक्ष के 1 मंजिल या 2 मंजिल है। इनका निर्माण ईसा से दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुट्टापल्ली के अतिरिक्त रामपरेमपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहाड़ी के ऊपर चट्टान, ये भी बहुत फेमस है। उदयगिरी खंडगिरी का बरामदा देखिए।
उदयगिरी खंडगिरी का ये गुफा है। ठीक है, बाहर से इसका लोकेटेड कैसे दिख रहा है, और ये देखिए अंदर का है मेहराब द्वार। ये है मेहराब द्वार, और यहाँ पे ऊपर सारे स्कल्पचर बनाए गए हैं पर्सपेक्टिव के फॉर्म में। एक छोटे स्तूप का भी निर्माण हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में। गुफाओं का निर्माण हुआ और चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को काटकर एक बड़ा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा स्तूप स्थल है जहां चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ है। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रखी गई। खंडगिरी, उदयगिरी इनके सबसे आरंभिक उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शुरू के, मतलब प्राचीनतम उदाहरण है, फर्स्टली आरंभिक उदाहरण, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित है। ये गुफाएं फैली हुई हैं जिनमें खरवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थीं। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी हैं। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु के आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदा के पीछे भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इस कक्ष के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्या तोरड़ों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं का संदर्भ सुसज्जित है। कुछ अभ्यास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सांची के स्तूप संख्या फर्स्ट की भौतिक एवं सौंदर्य विशिष्टताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन सेकंड है, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत मूर्तिकला की शैलीगत प्रवृत्तियों के विश्लेषण करें। क्वेश्चन थर्ड, भारत के विभिन्न भागों में गुफा आश्रयों से एलोरा को एकाश्मक मंदिर मोनोलिथिक टेम्पल वास्तुकला का विकास किस प्रकार हुआ था। क्वेश्चन फोर्थ है, अजंता के भित्ति चित्र को क्या विख्यात है, भित्ति चित्र का क्या विख्यात है। यह है स्तूप सांची का तोरण द्वार, फ्रंट में सांची स्तूप है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह अनेक छोटे छोटे स्तूप यहाँ पर हैं। यहाँ अनेक छोटे छोटे स्तूप हैं जिनमें से 3 मुख्य है, अर्थात स्तूप नंबर फर्स्ट, स्तूप नंबर सेकंड और स्तूप नंबर थर्ड। ऐसा माना जाता है कि स्तूप नंबर फर्स्ट में बुद्ध के अवशेष, स्तूप नंबर सेकंड में उनके कम प्रसिद्ध 10 अरहातों के अवशेष हैं जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे। उनके नाम उनकी अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं। और स्तूप के थर्ड जो हैं वो सरीपुत्र और महामौगलायन के अवशेष रखे गए हैं। स्तूप संख्या फर्स्ट जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल रूप में यह स्तूप ईंटों का छोटा ढांचा है जो आगे चलकर बड़ा नाम दिया गया और पत्थर वेदिका और तोरण द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिणी की ओर पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सांची के मठीय एवं कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया। उसके बाद द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बने। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इस स्थल
पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों द्वार स्वयं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्य से पूरी तरह सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र, त्रिशूल, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं, मतलब चारों डायरेक्शंस में तोरण द्वार बने हैं। इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण के समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप संख्या फर्स्ट सबसे पुरानी स्तूप है, लेकिन स्तूप संख्या जो सेकंड है, दूसरी वेदिका पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं वे स्तूप फर्स्ट से पहले की हैं। जो स्तूप सेकंड में आकृतियां उकेरी गई हैं वो स्तूप फर्स्ट से पहले की हैं। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग हैं। वेशांतर जातक, श्याम जातक, महाकपि जातक, छंदन जातक महत्वपूर्ण जातक में से हैं, जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूप पर पाई जाने वाली आकृतियां आयाम में छोटे होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती हैं। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग जो रूपाकृतिक चित्रण किया गया है वो 11 और आयाम दोनों की दृष्टियों से अत्यधिक स्वाभाविक है। संयोजन भीड़ भाड़ भरा हुआ है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ दिखाया गया है, और आकृतियों की परंपरा व्याप्ति से जो थोड़ा खाली स्थान बचा रहा है उसका यहाँ पूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। उनके हलचल में संरचनात्मक समरसता और अभिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षण आकृतियां हैं और शालबंजिका पेड़ की शाखा पकड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शालबंजिका पूछी जाती है। पेड़ की शाखा पकड़े हुए स्त्री आकृतियां दिखाई गई है। स्तूप संख्या सेकंड पहले वाली प्रतिमाएं जैसी कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिकाएं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे के पीछे तक भिन्न भिन्न प्रतिमाएं विषय से अलंकृत हैं। नीचे की दंडिका से भी आगे तक बढ़ी हुई अंडदंडिका पर शालभंजिका की आकृति बनी हुई है। एक बार और पिक्चर देख लीजिए, ये तोरण द्वार है। पद्मासन बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा से पाई गई है। कटरा टीला मथुरा से बहुत फेमस स्कल्पचर है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहां से कई मूर्तियां मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्ति मिली हैं उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से थोड़ी डिफरेंट हैं। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा से दूसरी शताब्दी तक की है। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्व के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ और बायां हाथ बाई जगह पर रखा हुआ दिखाया गया है। उष्णीय यानी केस ग्रंथि को सिर पर सीधा उठाया हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्की आयतन और मसल शरीर के साथ बनाई गई हैं। कंधे चौड़े बने हुए हैं। पोशाक एक ही कंधे को ढकती है और उसमें खास तौर से बाएं हाथ से ढके हुए दिखाए गए हैं, जबकि संगति का स्वतंत्र भाग जो वक्ष स्थल को ढके हुए शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर
विराजमान दिखाए गए हैं। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक हाथ में पद्म कमल और दूसरे हाथ में वज्र है, और मुकुट पहने हुए बुद्ध को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है? मुकुट पहने हुए। बुद्ध के सिर चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है, और सांकेतिक वृत्त सरल ज्यामितीय आकृतियां दिखाई गई हैं। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप में उड़ती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा के भीतर काफी गति दर्शाती है। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई, जिसने उन्हें आर्थिक पार्थिव रूप दे दिया। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है कि मानो वह नारी आकृति हो। मतलब काफी अच्छे से उसे बनाया गया है। यही मुद्रा को मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुषों और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दिखाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मसल्स कपोलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित है। यह ज्ञानत्व है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध की प्रतिमा तक्षशिला से मिली, ये काफी फेमस है। तक्षशिला से मिली हुई बुद्ध की प्रतिमा, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा से दूसरी शताब्दी के कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिलता जुलता रूप है। प्रतिमा के रूप में कई यूनानी रोम तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ साथ विकसित हुए। बुद्ध के घुंघराले केश घने हैं और सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए हैं। मस्तक समतल है और उसमें बड़ी बड़ी पुतलियां वाली आंख अधमिची दिखाई गई हैं। चेहरे और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग ललरी लंबे हैं। प्रस्तुतिकरण में रेखिकता है और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। समझ समतल है। आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके लिए नेत्र कटोरों को मोड़कर तलों और कान के तलों का उपयोग किया गया है। प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण के केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामी की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्ट्रियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली के एक प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतियों लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उसमें अंग प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसमें पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं। प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा रूपाकृति लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंग प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसे भी जिसे
पूरे तरह यूनानी रोमन नहीं कह सकते। अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी और एवं पूर्व शैली में देखा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया आद्य ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ऐतिहासिक काल में भी यह सदा आबाद रहा। गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियां पाई गई हैं। ये मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्व की हैं और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। देखिए लिप्स कितने प्यारे से बनाए, मतलब काफी अच्छे से शेप में, जैसे ओल्ड मास्टर में इस तरह का बनाया जाता है ना, वैसे बनाए गए। नोज भी काफी प्यारे हैं। आईज देखिए, आईज का शेप, एक बिंदी लगी हुई है और ये हेयर देखिए कितना डेकोरेटिव फॉर्म में है, मूवमेंटेबल में, जूड़ा बांधे हुए। नेक्स्ट है आसनस्थ बुद्ध। आसनस्थ बुद्ध कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में। ये पिक्चर आपको एज इट इज सारनाथ म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। ये बुद्ध हैं और नीचे देखिए कुछ छोटे छोटे से फॉर्म में फिगर्स बनाए गए हैं। ऐसा लग रहा है नीचे कोई स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा से 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, जो सारनाथ से मिली हुई है और अब सारनाथ में ही संग्रहित है। यह चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसमें बुद्ध के पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धर्मचक्र प्रवर्तक के प्रसंग का प्रतिरूप है, जहाँ की सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियां भी देखा जा सकता है। बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाया गया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुष्ट लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाएं सुकोमल और